बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर आप सबको। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हफ्ते का पहला रोज़ है जैसा कि आप सब जानते हैं, और हम एक नए जज्बे, नई उमंग और नए जोश के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। इस खाकसार को कहते हैं उज़ैर मलिक, और हमेशा से प्रोग्राम में मेरा साथ देती हैं नजफ राजा। और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ कहीं पे भी हों, खुशी और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हों। नाजरीन, जैसे कि आपको बताया कि हफ्ते का पहला दिन है, और इस पहले दिन हम आपके लिए भरपूर इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, टैलेंट, स्पोर्ट और सोशल इशू से भरा हुआ और स्पेशली अहम खबरों से भरा हुआ शो लेकर आए, जिसको आपने मिस नहीं करना। और अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपने दिल की बात हमसे शेयर करना चाहते हैं जनाब, तो फिर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हमारे पेजेस को लाइक और फॉलो करें, और इस खूबसूरत सफर में आप हमारे हम सफर बन सकते हैं, शामिल हो सकते हैं हम सफर प्रोग्राम में। तो सबसे पहले जानते हैं मौसम की सूरत हाल, जो हमें बताती है नजफ। तो प्लीज बताइए नजफ। तो आइए चलते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम पहाड़ी इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फ से लिपटी वादियों को नज़ारा करने के लिए मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाह पहुंचना शुरू हो गए हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा खुशखबरी सुना दी है कि हफ्ते में बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जिससे खुश्क सर्दी और इससे पैदा होने वाली बीमारियों में नुमाया कमी आएगी। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां जाड़ा अरूज पर है और खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -8 और ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में टेम्परेचर कम से कम -11 और ज्यादा से ज्यादा 5 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर, जहां वादी में शदीद सर्दी के डेरे हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम पारा 4 और ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में मौसम शदीद सर्द रहेगा और चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की तरफ, जहां बेशतर अजला में बादलों का बसेरा और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात कर लेते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर कम से कम टेम्परेचर -4 और ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, मानसहरा, कोहिस्तान, सवात, मालाकंड और कुरम में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला अबर आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत लाहौर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जिक्र करते हैं, वहाँ पर कम से कम पारा 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ चलते हैं, वहाँ पर दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम जो है 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, कसूर में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि शेखुपुरा, साहिवाल, फैसलाबाद, उकाड़ा समेत दीगर इलाकों में धुंध छाई रहेगी। और अब आगे आपको लिए चलते हैं सूबा बलूचिस्तान के मौसम की तरफ। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से गिर गया। तालाब, जोहड़ और सड़कों पर पड़ा पानी जम गया। ज़ियारत और कलात में पारा -6 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -4 और ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब आखिर में जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां सर्दी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी हवाओं के असरात
शहरे कायद पर पड़ने लगे हैं। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है और पारा नीचे आना शुरू हो गया है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत इस वक्त जो है 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद में कम से कम टेम्परेचर 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। नजफ, आपने तो मुल्क भर के मौसम का बता दिया कि किस तरह का रहने वाला है, लेकिन मैं भी आज थोड़ी सी आप बीती सुना दूं। जी, सुबह जब हम घर से आ रहे थे ऑफिस के अच्छा। लिए, क्या शानदार मौसम हुआ। बिल्कुल ऐसा ही बादलों का बसेरा जनाब। अमूमन इस वक्त तक धूप निकल आती है, No doubt। लेकिन आज ऐसा कोई सीन नहीं है। आज ऐसा फुल नहीं बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की फुहार पड़ रही है जनाब। बारिश हो रही है और कुछ इलाकों में तो बड़ी तेज हुई है। और मुझे पता चला है, आपको शायद नहीं पता चला, हमारे कुछ टीम मेंबर्स जो है ना वो भीगते हुए भी यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन आप उनका अज़्म देखें कि वो पहुंच गए हैं। तभी हमने ना नाज़रीन को मोहतात तो कर चले दिया हम खैर है ये कि उम्मीद करते हैं कि जो एहतियाती बारिश है ना अब तदाबीर जरा खुल के बरसे, ये फुहार जी। से थोड़ा सा मरहला आगे बढ़े। हम भी प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं और बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत की। तो मुल्क पे हम देख रहे हैं कि शदीद सर्दी है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है। मुज़ाकरात में एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ रहा है। हुकूमत ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तो बना दी है, साथ ही स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुज़ाकराती कमेटियों को आज अपने चैम्बर में तलब किया है और PTI ने स्पीकर की दावत को कबूल किया है। और इत्तलात ये हैं कि दोनों कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का पहला राउंड आज से शुरू हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बानी PTI समेत 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की रिहाई की फहरिस्त तैयार कर ली गई है, जबकि 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की क़याम का मुतालबा भी मुज़ाकरात में रखा जाएगा। लेकिन मशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई का जो एजेंडा है वो शामिल नहीं है। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ महफूज फैसला आज 23 दिसंबर को सुनाने का ऐलान किया गया था, मगर अब इत्तलात ये आ रही है कि एहतसाब अदालत आज ये फैसला नहीं सुनाएगी और इस फैसले को आइंदा चंद दिन के लिए मौखर किया जाएगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मोना आलम साहिबा। मोना, वेलकम टू सुना पाकिस्तान। बताइएगा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आज हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों को तलब किया है। क्या समझती हैं आप, सियासी डेडलॉक में ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है और मुज़ाकरात का एजेंडा क्या हो सकता है? जी, स्पीकर साहब की तरफ से एक अच्छा जेस्चर है और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा तलखी आ गई है सियासी मंजरनामे पे वो किसी तरह से ख़त्म हो, पोलराइजेशन ख़त्म हो। और बिल्कुल आई थिंक ये अच्छा कदम है कि सियासी डेडलॉक में कोई किसी तरह की अगर कोई नरमी आए और मुज़ाकरात कुछ आगे बढ़ें। ऑल्दो ये कि काफ़ी एक मुश्किल सिलसिला है, जो डिमांड्स हैं PTI की वो हुकूमत अगर मान लेती है उनको, तो सियासी तौर पर उनकी काफ़ी इसमें एम्बेरसमेंट है। और सिमिलरली अगर हुकूमत की तरफ से या हुकूमत के का जो एक इस वक्त उनका अपना वो चाहते हैं कि कम से कम उनको PTI को देना पड़े, अगर इस सेटअप में PTI मान लेती है गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई मिनिमम बेसिक बेयर मिनिमम सी चीज़ पे अगर वो लोग पीछे हट जाते हैं, तो आई थिंक ये PTI के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। उनको ऑलरेडी कई सारे सेटबैक हो चुके हैं, क्योंकि जितनी भी मूवमेंट्स PTI ने की हैं बशमूल 26 और 24 वाले धरने के एहतजाज के, उनको एक सेटबैक्स की एक लंबी फहरिस्त है PTI के बिहाफ पे, जो कि उनको जिसको अंडू करना है, यानी कि कोई इस तरह का उन्होंने कम बैक करना है कि जिसकी वजह से पिछले होने वाले उनके सेटबैक्स अंडू हो जाएं। तो अगर एक बेयर मिनिमम सी कोई उनको गवर्नमेंट चीज़ ऑफर करती है और उस पर PTI मान जाती है, तो जाहिर है उनके लिए भी सियासी तौर पर ये एक एम्बेरसमेंट होगी। दोनों इतराफ में ये जब भी ऐसा कोई माहौल होता है तो वो नर्व्स की जंग ज़्यादा होती है। सही। और अब देखने वाली बात यह है कि इसमें मामला कितना आगे बढ़ता है, लेकिन आई होप कि कुछ बेयर मिनिमम पे या कुछ ऐसी कुछ पॉइंट्स हो जाएं या TORs इसके तय हो जाएं जो कि दोनों के लिए काबिल कबूल हों, क्योंकि इस वक्त इस चीज़ को आगे बढ़ना मुल्क के लिए, और इस वक्त जो माहौल एक बन चुका है, जितनी कड़वाहट आ चुकी है हमारे पूरे सिस्टम में, उस पूरी चीज़ के लिए, उसकी दुरुस्तगी के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि नॉनदलेस कम वोट में इस प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए। मोना साहिबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस वक्त इस चीज़ का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमें ये भी बताइए कि PTI के ख़िलाफ़ कानूनी महाज गर्म हो चुका है, ये हम सब जानते हैं, और केसेस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।
फैसले भी आ रहे हैं, सजाएं भी हो रही हैं। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इत्तेमाद का शदीद फुकदान हम देख रहे हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हो सकते हैं? देखें, केसेस बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि 9 मई के हवाले से जो केसेस थे, जिसमें ज़ाहिर है हमें पता है कि डे 1 से, ये तो 9 मई के दिन ही इटसेल्फ ऑडियोज़ हों, वीडियोज़ हों या पीटीआई के लीडरान के बयानात हों, वो 9 मई वाले दिन से गर्दिश कर रहे हैं। हम सब ने देखे हुए हैं और हमें एक तरह से ज़हन नशीन हो चुके हैं। बात ये थी कि उन तमाम चीज़ों की एडमिसिबिलिटी का मसला था, जो कि आम अदालतों में आता था कि वो एडमिसिबल नहीं माने जाते थे, जिस वजह से ये ज़रूरी समझा गया कि अगर ये मिलिट्री कोर्ट्स में ये ट्रायल चलता है तो फिर इनकी कुछ एडमिसिबिलिटी भी हो जाएगी और मामला आगे भी बढ़ेगा। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक जो कि रखी जा रही थी ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि मिलिट्री कोर्ट में मामला आगे बढ़ सकता है, वही हुआ कि 25 लोगों को सज़ाएँ हुई हैं और ख़ासी सख्त सज़ाएँ दी गई हैं। बिल्कुल। आउट ऑफ दोज 85 जो कि इसमें मुल्ज़िमान थे, तो उनमें से 25 को सज़ाएँ हुई हैं। लेकिन ये भी बात उतनी ही अहम है कि उससे पहले इतने अरसे दराज तक सिर्फ तफ्तीश के गर्ज से इन तमाम लोगों को पाबंद सलासल रखा गया और इनको कैद रखा गया और इसी वजह से उस वक्त तक उनको कोई सज़ा नहीं हुई थी। ज़ाहिर है कि केसेस उस वक्त अच्छे अगर पेस पे चले होते तो शायद क्या यकीनन ये कानून की एक बेहतर शक्ल होते, इंसाफ की एक बेहतर शक्ल होते। लेकिन जो हालिया तेज़ी है ये सिर्फ 9 मई के केसेस में भी तो हमने मिलिट्री कोर्ट्स में देखी है, बल्कि ये जो 190 मिलियन पाउंड्स वाला भी जो केस है, इसमें भी खासी अहम पेशरफ्त है जो कि एक्सपेक्टेड है इन डेज़ टू कम होगी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई ने इसमें काफ़ी इल्तिबा डालने की कोशिश की, क्योंकि जो जिरा थी गवाहान की, सरकारी गवाहान की, वो पीटीआई की तरफ से नहीं की जा रही थी और उसके ऊपर एक डिलेइंग टैक्टिक्स हमने देखे पीटीआई की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत की भी इसमें कमज़ोरी नज़र आई, क्योंकि इतने सालों के बाद, तकरीबन साल हो गया इस केस को चलते हुए, इनको कंक्लूड कर देना चाहिए था। सही। लेकिन अगर एज़ पर रिपोर्ट्स ये कि अगर ये अब इन डेज़ टू कम, अगले 2 रोज़ में ये कंक्लूड नहीं हो जाता और इसकी अगली तारीख पड़ जाती है और ये मामला अगले साल जनवरी में मुंतकिल हो जाता है कि उस वक्त ये कंक्लूड करेंगे, तो इसलिए इसमें हुकूमत की भी एक वीकनेस नज़र आएगी कि इनको 1 साल से इसको कंक्लूड करने के लिए इनके हक़ में या हुकूमत के हक़ में कुछ ख़ास मिला नहीं, इसी वजह से इनको अब मज़ीद वक्त इसमें दरकार हो रहा है। सो आई थिंक ये दोनों तरफ की इसमें एक चीज़ ज़रूर है, लेकिन हाँ, एक मर्ज़ी ज़रूर नज़र आ रही है कि पीटीआई के हवाले से जो केसेस हैं वो जल्दी कंक्लूड हों और वो उस तरह से ना हो जैसे कि पिछले साल हुए थे इलेक्शन से बिल्कुल पहले, क्योंकि फिर वो तो जितनी जो भी सज़ाएं हुई थी वो जैसी अपील में गई उनको फ़ौरन उड़ा दिया गया, वो इतनी वीक सज़ाएं थी। तो ये एक बहुत इसरार हमें नज़र आ रहा है हुकूमत की तरफ से और रियासत की तरफ से कि इस मरतबा जो सज़ाएं हों उनमें ये वीकनेस नज़र ना आए। जी मोना, आपने 190 मिलियन पाउंड केस की बात की, उसका महफूज फैसला आज सुनाया जाना था, मगर अब ये इतलात आ रही हैं कि उसे मौखर किया जाएगा। आपको क्या लगता है फैसला मौखर होने की आखिर वजूहात क्या हैं? क्या मुज़ाकरात की वजह से ऐसा हुआ है? ये मैंने आपके आई थिंक पहले सवाल के जवाब में एक बात ही अर्ज़ की थी कि ये जो 90 मिलियन पाउंड्स का केस है, इसको मौखर करने की यही वजह है कि हुकूमत अब चाहती है कि ऐसा केस ना हो, जैसे कहते हैं ना वाटर टाइट केस, जिसको लीगैलिटीज़ में कहते हैं, उस तरह का कोई केस हो, पक्के पाँव पे सज़ा दी जाए, वैसी सज़ाएँ ना हों जो कि इमरान खान साहब को इलेक्शन से बिल्कुल चंद दिन पहले इसी साल हुई हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले, जो कि जब अपील में गई तो फौरी तौर पर उड़ गई। तो सिर्फ ये एक वजह समझी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जिस वजह से वो टाइम मज़ीद चाह रहे हैं, पूरे केस में मज़ीद टाइम मिल जाए। बट देन अगेन इस चीज़ से भी हुकूमत की एक वीकनेस रिफ्लेक्ट हो रही है कि इनको 1 साल में क्या अभी तक कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से इनको मज़ीद अब वक्त इस पूरे मामले में दरकार है। सही। मोना साहिबा, आज पीटीआई क़यादत की अडयाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात होने जा रही है, जिससे सिविल नाफरमानी से मुतालिक फ़ैसला किया जाएगा। आपको लगता है मुज़ाकराती कमेटियां बनने के बाद बानी पीटीआई सिविल नाफरमानी से मुतालिक क्या फ़ैसला कर सकते हैं? एक्चुअली सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उसमें विद इन द पार्टी काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं। पार्टी में ये भी खदशा माना जा रहा है कि अगर कुछ उनके रहनुमा बहुत खुल के कह भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि अगर सिविल नाफरमानी और इस तरह की कोई कॉल आगे बढ़ाई जाती है तो आर्टिकल 17 के भी ज़ुमरे में जद में आ सकती है पीटीआई, जो कि उनके लिए मज़ीद जो इस वक्त ट्रबल्स हैं उनमें एक इजाफा कर देगी। बिल्कुल। ऑनेस्टली सिविल नाफरमानी की जो बात है उस पर पीटीआई के अपने लोग जब उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो वो उसके बहुत ज़्यादा हिमायती नहीं है
और वो यही कहते हैं कि हमारी अपनी तो यही कोशिश है कि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी ट्रबल में हैं, कि हम लोग अपने वाबस्तगी को हमने इंटैक्ट रखा हुआ है पीटीआई से। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, हर तरह की मुश्किलात कहते हैं हमें उसका सामना है, उन तमाम के बावजूद हमने रखा है। तो ये एक तरह से एक और मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ है, क्योंकि फिर आप एक बहुत नेगेटिव लाइट में ज़ाहिर है आपको देखा जाएगा कि जितनी भी मुश्किलात हों, आप कोई इस तरह की कॉल नहीं दे सकते जो कि स्ट्रेट डायरेक्ट आपके मुल्क के साथ और आपकी मुल्क की सलामती के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो। नो डाउट। तो पीटीआई के अपने लोग जो हैं इस हवाले से फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हैं। और मुझे अब भी लगता है, मैंने ये खबर पहले भी दी थी कि जब सिविल नाफरमानी की बात चल रही थी, जो उन्होंने पहला अल्टीमेटम दिया था, उस वक्त भी मैंने इसी एक फीडबैक पर मबनी ये खबर दी थी कि मुझे मुश्किल लगता है कि सिविल नाफरमानी ये लोग कभी भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अभी भी ऑल्दो ये कि इन्होंने अनाउंस ज़रूर किया है, लेकिन मैं अब भी ये समझती हूँ कि पार्टी में विद इन द पार्टी इसको लेकर बहुत ज़्यादा मुखालफत है, और अभी भी मैं ये समझती हूँ कि इस तरफ पीटीआई नहीं जाएगी। बिल्कुल, जो है सिविल नाफरमानी के मामले पर मुनक़सिम हमें दिखाई देती है। मोना, ये भी बताइएगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए आजकल कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे रहे हैं। आपको लगता है कि कौमी हुकूमत के क़याम से मुल्क में जितने भी मसले हैं ख़त्म हो जाएंगे, सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? देखें, ये जो कौमी हुकूमत की बात है ना, ये इस तरह की कोई मिलती जुलती तजवीज़ जैसे शाहिद खाकान साहब ने दी है, उस तरह की शायद फवाद साहब ने भी कुछ टाइम पहले दी थी कि कुछ वज़ीर आज़म हटें और कोई ऐसा वज़ीर आज़म आए जो कि दोनों इतराफ़ को काबिल कबूल हो। तो आई थिंक ये इतनी प्रैक्टिकल बात नहीं है। हर दौर में हम इस तरह की गुफ्तगू सुनते हैं। एक तो ये प्रैक्टिकलिटी से काफ़ी दूर होती है, और इन ज़ाहिर है ये हम तमाम से कई ज़्यादा तजुर्बाकार, शाहिद खाकान साहब तो बहुत ही तजुर्बाकार सियासतदान हैं, फॉर्मर पीएम हैं, वो ये बात हमसे बेहतर जानते हैं कि जो वो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक प्रपोजल के तौर पर तो ठीक है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी ना होने के बराबर है। शायद इससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाए, लेकिन ये एक तो डूएबल नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। तो इन रियलिटी, इन एसेंस, चाहे वो फवाद साहब हों या चाहे शाहिद खाकान साहब हों, जितने भी लोग इस तरह की आजकल गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको ये बात खुद भी हमसे बेहतर मालूम है कि ये बात जो वो कर रहे हैं ये डूएबल नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मोना आलम साहिबा, आपके कीमती वक्त का। आप अपना तज्जिया दे रही थी सुनो पाकिस्तान में। और बिल्कुल, शाहिद खाकान अब्बासी एक बड़े तजर्बाकार सियासतदान हैं और साबिक वज़ीर आज़म हैं, लेकिन जो उनकी जानिब से कौमी हुकूमत की तजवीज़ दी जा रही है, ये बज़ाहिर तो डूएबल नहीं लगती। खैर, अब देखते हैं कि इस पर क्या हो सकता है। इसी के साथ हम प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से खुश आमदीद। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साल 2024 ख़त्म हो रहा है। इस साल के तकरीबन 8 दिन बाकी हैं, हिसाब लगा लें 31 का होता है। साल 2025 को वेलकम करने के लिए जनाब दुनिया भर में भरपूर तैयारियां शुरू हो गई हैं, मगर यहाँ सवाल ये कि साल 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि हमने तो यही रहना है। नया साल मौशी, समाजी और सियासी रवैयों में क्या तब्दीलियां लाएगा, मौशी आशारिये किस पैमाने पर होंगे और सियासी पारा कितना बुलंद हो सकता है, किस सियासतदान के सितारे उरूज पर होंगे और कौन होगा सवाल का शिकार, और कौन सा सियासतदान खुश नसीब ठहरे। और सितारों की चाल और किस्मत का हाल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर दाऊद अहमद साहब। हाँ बिल्कुल, अब तो लोगों को भी याद है, लोगों को इंतजार रहता है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपका शुक्रिया, माशाल्लाह। आपकी छेड़खानी जिस तरह सियासतदानों के साथ रहती है। मैंने आपको इसलिए कहा है कि आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन आपने अपनी वॉच के डायल पे अपनी तस्वीर लगाई हुई है। अच्छा दाऊद, आपसे पूछना चाहेंगे, साल 2025 में सियासी पारा बुलंद रहेगा या नीचे आएगा, और कितना बुलंद रहेगा ये जरा बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पे बड़ा हैरानकुन टॉपिक है, क्योंकि सियासत से मुआशत और समाजत और सारा कुछ जुड़ा होता है। अगर इस्लामाबाद बंद हो गया तो फिर मुल्क भी बंद होना आपको पता ही है। लेकिन देखते हैं कि जी पाकिस्तान की सियासत का रुख किस तरफ जाएगा 2025 में। 3 कार्ड्स की एनर्जी से देखते हैं कि पाकिस्तानी सियासत के मामलात 2025 में किस तरह के रहेंगे। तो जनाब ये यहाँ पे ये अच्छा, मौजूदा पोजीशन में तो पेज ऑफ सॉर्ट्स नेगेटिविटी है। आपको भी लग रही है कि नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम हो जानी चाहिए। सर मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दें। जी बड़े अच्छा, नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स है, गुजरे हुए वक्त की बातें हो रही हैं। बट देखें सेकंड कार्ड में एस ऑफ कप है।
यानी अगर आप समझते हैं कि सियासी इंतशार बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, अच्छा और ये बेहतरी की तरफ आएगी चीज, और क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के लिए सोचा जाएगा। और मैं कमाल बात यहाँ पे कहूँ, थर्ड कार्ड में सियासी मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। क्या बात है। 2025 को जब हम मुफरद में तब्दील करते हैं तो 9 के अदद की एनर्जी है। 9 क्या है? 9 है मरीख, पावर है, और एस्टेब्लिशमेंट की पावर कह लें, अदारों की पावर कह लें। अच्छा। और यहाँ पे चाहे सियासतदान हैं, जो भी सिचुएशन है इसके नीचे उनकी चलेगी कोई नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं चलेगी। पाकिस्तान मजबूत होगा। मार्च से देख लीजिएगा, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने देखें, मार्च से पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम भी मजबूत होगा और पाकिस्तान सही सिमत में अपनी मंजिलों की तरफ जाएगा और बहुत बड़ी तब्दीली होगी 2025 पाकिस्तान के। ज़बरदस्त। अच्छा दाऊद साहब, ये भी बताइएगा कि ये तो आपने बता दिया कि सियासत में क्या होगा, ये थोड़ा सा बताएं कि मईशत हमारे मुल्क की कैसी रहेगी 2025 क्योंकि उससे जो है ना आम आदमी का भला होता है। पाकिस्तान की मईशत के मामलात की अगर मैं बात करूं तो 2025 में मईशत के 3 कार्ड्स की बात करूं तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, अच्छा, पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, नए प्रोजेक्ट गाड़ियों की लगेंगे, सीसी बढ़ा लें, यानी नए प्रोजेक्ट लगेंगे और गाड़ियों के रेट कम होंगे और नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों का आना और मवासलात के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी। और जिस तरह जो हमारी जो हुकूमत है रोड्स बनाती है और रोड्स बनेंगे, ये कार्ड्स ही डेवलपमेंट बड़ी डेवलपमेंट का। और सेकंड कार्ड की एनर्जी की बात करें तो काफ़ी शोबों पे अभी काम होना जो बाकी था, जो रुका हुआ था सियासी इंतशार की वजह से और बड़े अरसे से मामला पेंडिंग थे, वो तो होंगे। क्वीन ऑफ कप, तो अवाम को खुशहाली मिलेगी, पैसा आएगा, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, मजबूत मईशत और अवाम को इस्तेहकाम मिलना और चीज़ों के रेट कम होना। तो 2025 बहुत पॉजिटिव तब्दीलियां पाकिस्तान की। दाऊद, हम ना पॉलिटिकल सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं, तो अब जरा पर्सनालिटी के हवाले से भी हमें बताइएगा। ये जो आसिफ अली जरदारी हैं, हम जैसे कि जानते हैं जुलाई में पैदा हुए हैं और लियो इनका स्टार है, तो ये आने वाला साल इनके लिए कैसा रहेगा? सितारे इनकी गर्दिश में हैं, कहाँ तक लेकर जाएंगे? देखो, लियो वालों को तो 2025 में बहुत जबरदस्त सपोर्ट रहेगी। अच्छा, इनकी एनर्जी बड़ी जबरदस्त है। तो यहाँ पे जिस तरह कहते हैं ना कि जरदारी जो गेम प्ले करेगा तो कर सकता है। अच्छा। मैं कार्ड से भी देखूंगा, लेकिन लियो वालों के लिए इस 2025 में चांसेस आएंगे मामलात को हैंडल करने के लिए। क्योंकि आपने जरदारी की बात की तो मैं कहूँगा कि जरदारी एक बहुत अच्छा फ़ाल अदा करेंगे पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन जरदारी करेंगे क्या, उसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ कि 2025 में आसिफ अली जरदारी क्या करने जा रहे हैं। तो जरदारी जो हैं, अच्छा जी, जरदारी की ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। सितंबर के महीने में देखें, ये बिलावल साहब वजीर आजम तो नहीं बन रहे? नहीं, अभी बिलावल की तरफ तो नहीं, अभी तो कुछ चीज़ें तय हैं। अच्छा, अभी तो वक्त पूरा नहीं हुआ इनका। अच्छा, यहाँ पे जो है जरदारी साहब जो है वो पार्ट अदा कर रहे हैं पीछे बैठ के, स्पिरिचुअल पार्ट, यानी कि जहन साजी का। अच्छा, सेकंड कार्ड की एनर्जी में अभी वो कुछ और डिमांड्स करेंगे, नून लीग वालों से डिमांड्स करेंगे और उनकी डिमांड पूरी होंगी क्योंकि ये उनकी ख्वाहिशें पूरी होने का साल है। तो आसिफ अली जरदारी के लिए 2025 जो है वो बहुत फेवरेबल है। बिल्कुल ठीक है। ये तो दाऊद साहब आपने कार्ड्स दिखा दिए। हालांकि जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो पत्ते जो है ना वो सीने के साथ लगा के खेलते हैं ताकि कोई देख ना सके। नहीं, मैंने उनके पत्ते खोल दिए हैं, खोल दिए जो है ना सबके सामने रख दिए। अच्छा, कायदे मोहतरम नून लीग नवाज शरीफ साहब, उनके बारे में बताएं, उनका 2025 किस तरह का रहने वाला है, उनके बारे में क्या कहते हैं कार्ड्स? अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब की 2025 की एनर्जी को देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद स्टार उनका कैप्रिकॉर्न है, 25 दिसंबर 1949। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनके आने जाने लगे रहेंगे। कहाँ? लंदन? मतलब आने जाने लंदन। अच्छा, आना जाना मैं शायद नहीं, हुकूमत में तो वो हैं, आपको तो पता ही है, वो तो दिखता कुछ और है, बिकता कुछ और है। यहाँ पे तो ये देखें, गहरी बातें कर रहे हैं आप जो मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं समझ सकते हैं, नाजरीन ज्यादा समझदार हैं क्योंकि मीडिया ने बहुत सी अवेयरनेस दे दी है। तो बड़ी खबर नवाज शरीफ के हवाले से बड़ी खबर मिलेगी। और सेकंड कार्ड में है कि कुछ डिफरेंट, हैंग्ड मैन भी है, कुछ डिफरेंट होगा। मगर थर्ड कार्ड की एनर्जी में शायद वो ज्यादा अरसा आउट ऑफ कंट्री रहे। अच्छा। नवाज शरीफ साहब
मैं समझता हूं कि 2025 में उनको ज्यादा जो है वो यानी लंदन, अभी भी इलेक्शन से पहले वाली सूरत हाल ही नहीं रहेगी। वो ज्यादा बाहरी से है। हाँ जी, वो इलेक्शन से पहले भी बाहर ही थे। वो अपने काम पूरे कर गए हैं जो उन्होंने करने थे, वो अच्छा, बाहर चले नजर मजीद आते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ की, और वो हैं लिब्रा। उनके सितारे क्या कहते हाँ जी, हैं एयर 2025 साइन के है, लिए? हवा की एनर्जी है, एयर साइन है, और उधर से मार्स की एनर्जी है। तो देखते हैं जी लिब्रा की तो नहीं, मगर शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनकी 2025 की एनर्जी क्या नज़र आती है। तो शहबाज शरीफ साहब, लिब्रा का कार्ड आ गया वैसे, जी जी। तो शहबाज शरीफ साहब किंग ऑफ पेंटिकल्स, पॉजिटिव है, पाकिस्तान के लिए इस वक्त कामयाब हैं और फ़ायदामंद होंगे। सेकंड कार्ड में जस्टिस है, इंसाफ है। तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बैलेंस करेंगे, जमातों का भी बैलेंस करेंगे, और कहीं ना कहीं पीटीआई को भी सपोर्ट करेंगे। क्या बात अच्छा, है, ठीक ये है, तो यानी आपने कि खुशखबरी just- सुनाई है। आज हम यही खबर थी ना, हाँ। डिस्कस कर रहे थे कि वज़ीर आज़म ने कहा जनाब कमेटियां बनाए, तो जी, तो मजाक ये समझ आ रहा है। जस्टिस का बैलेंस है। तो आप देखेंगे कि ये ऐसी सियासत की तरफ नहीं जाएंगे कि जो बाद में पाकिस्तानी अवाम के लिए प्रॉब्लम बने। तो लिब्रा का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, इंसाफ का कार्ड है, धेंगा मुश्ती नहीं डालने देंगे मुल्क में, और कोई सियासी इंतशार नहीं डालने देंगे। अच्छा, थर्ड कार्ड में ये कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड भी नजर आते हैं। अच्छा। इनको भी जाहिर बात है कहीं ना कोई तो ऑर्डर्स तो होते हैं। तो ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है? से ये हाँ, मैं ये आपके प्रेशर सवाल कहाँ की से तो आ रहा है? कार्ड से ही देखते हैं कि ये प्रेशर क्या है इनके ऊपर। तो प्रेशर है, अगर इन्होंने कहे गए कामों के मुताबिक काम ना किया तो इनको भी तो प्रॉब्लम है ना। तो ये तो एक एजेंडा तो है ना। क्या एजेंडा हो सकता है ये भी हम देख लेते हैं। एजेंडा तो यही है कि मुल्क को चलाना है और बैलेंस करके चलाना है, सबको लेकर चलना है और वन साइडेड नहीं होने देना। तो इस तरह की सूरत हाल है। आपने तो शहबाज शरीफ साहब को बड़ा इंसाफ पसंद कह के मुखातिब किया, इंसाफ की बातें की हैं, तो फिर मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। तो बानी जो तहरीक इंसाफ है उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है? कोई मुश्किलात में कोई थोड़ी सी कमी आएगी या फिर इजाफा देख रहे हैं? लिब्रा उनका स्टार है जनाब। अच्छा, लिब्रा उधर भी है तो लिब्रा उधर भी हाँ है। जी, मैं वही कह कमाल रहा है। हूँ। अच्छा, तो दोनों तरफ जो इंसाफ है ना, पलड़े में आप देखना है तराजू बानी के। पीटीआई की करंट एनर्जी देखते हैं और 2025 की एनर्जी ठीक है, देखते हैं। ठीक है। जैसे आप तो मुनासिब देखते हैं जी, मलिक साहब आप बिल्कुल सही समझते हैं। तो 2025 की जो है जी। एनर्जी बानी पीटीआई की कैसी नजर आती है? तो बानी पीटीआई, अच्छा जी, अच्छा कमाल बात यह है कि बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है बानी पीटीआई की। अच्छा, आप ये समझ सकते हैं कि बानी पीटीआई भी अब समझ चुके हैं कि मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाना। अब वो वाली जिद नजर नहीं आती मुझे। अच्छा, ये कार्ड है बैलेंस करने का। आपकी सेकंड कार्ड, बातें ना रिलेट हो रही होती है, मेरे ज़हन में फौरन वो स्टेटमेंट आई है बानी तहरीक इंसाफ की कि जनाब हम इंतकाम नहीं लेंगे। मैं आपको, अच्छा सेकंड में वो भी नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, वो भी ये तो चाहते एक हैं, अच्छा पैगाम है, अच्छा अच्छी बात पैगाम ये है। इशारे हैं फिर असल नई में। शुरुआत ठीक, करना चाहते जबरदस्त हैं। है। और थर्ड कार्ड में है कि अब राब्ते बानी पीटीआई या इस जमात के बढ़ते हुए नजर आएंगे। उनकी मीटिंग्स नजर आएंगी और उनकी मीटिंग्स में ये बात नजर आएगी कि हमने इस मुल्क को साथ लेकर चलना है। क्योंकि अच्छा। एक कल्चर तो क्रिएट हो चुका था एक दूसरे की मारदाड़ का और बातों का, और माहौल तो खराब था। वो बेसिकली नुकसान तो पाकिस्तान के लिए था, क्योंकि एक तरफ लिब्रा की एनर्जी है, एक तरफ मरीख की एनर्जी है और 2025 की एनर्जी है। तो पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता इन तमाम मामला से मुतल्लिका कि पाकिस्तान में सियासी इंतशार हो, मुअश्शत जो कि बदतरी की तरफ जा रही थी अब वो बेहतरी की तरफ आपको मार्च के महीने से जाना शुरू हो जाएगी। तो जो लोग रुके हुए थे इन्वेस्टमेंट करना के बारे में कि हम अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, हालात की खराबी की वजह से शायद नुकसान हो, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज अभी तो आप मजीद कह रहे हैं वो कर बढ़ेगी, मजीद बढ़ेगी, स्टॉक एक्सचेंज और ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी के रेट अच्छे मिल जाएंगे, तो काफी चीजों में क्या बेहतरी बात है। है, दाऊद साहब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद आपका। का, बड़ी हाँ, आपने इन्होंने अच्छी बातें 2025 बताई हैं के कि बारे बड़ा में हमें बेहतरीन रहेगा, बिल्कुल सियासत के हवाले से भी, मईशत के हवाले से भी, पॉलिटिकल सिनेरियो मुल्क के ओवरऑल ही बता इस्तेहकाम के लिए दिया। भी जनाब। हाँ, चलें अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक शॉर्ट न्यूज से आगाह करते हैं। अपनी आवाज के सहर से दुनिया मौसीकी पर राज करने वाली मलिका तरन्नुम नूरजहां को दुनिया से रुखसत हुए आज 24 बरस हो गए हैं। मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां बरसगीर की मौसी दुनिया का एक दरख्शां सितारा थी। उनका शुमार दुनिया के उन चंद गुलकाराओं में होता था जिन्होंने अपनी मुनफरिद आवाज़, जज्बात से भरपूर गायकी और लाजवाल गीतों के जरिए मौसीकी को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने लगभग 995 फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड करवाए। 1965 की जंग के दौरान मैडम नूरजहां की आवाज़ में गूंजने वाले ये मिली नगमे आज भी कौमी जोशो जज्बे और हिम्मत और बहादुरी की याद दिलाते हैं।
हुकूमत पाकिस्तान ने मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहां को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और निशान इम्तियाज अता किया। वो कराची में डिफेंस के कब्रिस्तान में मदफून है। लेते एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुनिया भर में आजकल मुख्तलिफ किस्म के ऑनलाइन बिजनेसेस का कारोबार जो है देखने में आ रहे हैं। उन्हीं में से एक फॉरेक्स ट्रेडिंग भी है। फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मालियाती मार्केट है, जहां रोज़ाना तकरीबन 7.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर्स का लेन देन होता है। ये मार्केट बड़े सरमायाकारों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी कमाई के बेशुमार मौके फराहम करती है। पाकिस्तान में भी फॉरेक्स ट्रेडिंग दिन ब दिन मकबूल हो रही है। खासतौर पर नौजवान तबका इस पर बहुत दिलचस्पी ले रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ब्रोकर्स की दस्तयाबी ने भी इसे ज़्यादा काबिल रसाई बना दिया है। लेकिन ये सफ़र जनाब इतना भी आसान नहीं जितना नज़र आता है और सोशल मीडिया पर दिखाने की कोशिश की जाती है। आदाद-ओ-शुमार आपके साथ शेयर करते हैं जो कि बताते हैं कि दुनिया भर के तकरीबन 70 से 80% फॉरेक्स ट्रेडर्स नातजुर्बाकारी और गलत हिकमत अमली की वजह से नुकसान का सामना करते हैं। तो नाजरीन, आज के शो में हम गुफ्तगू करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से, इनके अहम पहलुओं को गुफ्तगू में लेकर आएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फॉरेक्स ट्रेडिंग के एक्सपर्ट बदर तनवीर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी फॉरेक्स ट्रेडिंग को आम अल्फाज में नाजरीन के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए एक्सप्लेन कीजिए, एलैबोरेट कीजिए कि ये है क्या। थैंक यू। सबसे पहले तो आपने बुलाया यहाँ पर। अच्छा, सिंपल इसको मैं करके अगर बताऊं, क्योंकि ये तो सवाल इतना ज़्यादा मुझसे पूछा जा चुका है। फॉरेक्स ट्रेडिंग को आपने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है। अब जैसे स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की, ये पूरी एक फाइनेंशियल मार्केट है। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ये काम एक ही उसूल पे करते हैं, लेकिन कुछ अर्सा से ये ऑनलाइन चूँकि ट्रेड की जा रही हैं और रिटेलर्स भी इसको ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। अब क्या है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को अगर लें तो ये करेंसीज के एक्सचेंज में ट्रेड की जाती है, यानी कि आप यूरो को USD यानी कि डॉलर के साथ ट्रेड करते हैं। अगर आपको नज़र आता है कि यूरो आज स्ट्रॉन्ग होना है और डॉलर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो उसके दरमियान में जो डिफरेंस आएगा या वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, उस एक्सचेंज में आप ट्रेड करते हैं और वो वॉलेटिलिटी होती बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही होती हैं ये चीज़ें, तो उसके दौरान में आप प्रॉफिट बनाते हैं। और इसी तरह से इसमें मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग में मतलब आप एक तरह से इसको ना इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट कह दें। इसमें गोल्ड, वो जो हम सुनते हैं कि आलमी मंदी में गोल्ड इतना ऊपर चला गया, इतना नीचे आ गया, क्रूड ऑयल इतना ऊपर चला गया, इतना नीचे आ गया, वो सारा यहीं पे ट्रेड किया जाता है। वैसे तो ये बैंक्स की गेम है, बैंक्स का काम है, लेकिन रिटेलर्स भी इसको ट्रेड कर रहे हैं। और ट्रेड करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको ट्रेड करके प्रॉफिट कैसे बनाना है, ये सीखने वाली चीज़ है। अच्छा बदर, ये बताएं कि फिर जिस तरह से आपने बताया कि ट्रेड करना जो है ना वो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबल बनाना जो है ये हुनर है। आम शख्स किस तरह फॉरेक्स मार्केट का हिस्सा बन सकता है? कौन सी इब्तदाई मालूमात और उसे वसाइल दरकार हैं? कितने मतलब सरमाए की ज़रूरत पड़ती है? बुनियादी चीज़ें क्या हैं? अच्छा, इसमें ना सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें सरमाए की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग आती है, हाँ मतलब इसमें सरमाए की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको ट्रेडिंग आती है। करना ये है कि आप लोगों ने मतलब जेन्युइन, मेरा भी चैनल है वैसे यूट्यूब, तो मैंने खुद ही यूट्यूब से सीखा था 5-7 साल पहले। तो आपके पास यूट्यूब पे बेतहाशा इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। यूट्यूब करें, इसे गूगल करें, इसे जितना सीख सकते हैं सीखें। फिर जब आप सीख लेते हैं, फिर आप ब्रोकर्स के थ्रू इसको स्टार्ट करते हैं। मतलब कोई भी पाकिस्तान में ये रेगुलेटेड है फॉरेक्स ट्रेडिंग, आप इसके थ्रू इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट में क्या होता है कि आपने इतने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं कि जो आपके लॉस हो जाएं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो जाए। मतलब ये कि आपने जो भी हिकमत अमली सीखी है, जो भी स्ट्रेटजी सीखी है, आपने उसे पहले प्रैक्टिस करना होता है और उसके बाद आप प्रैक्टिकली अपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है या जो कुछ भी करनी है, आप तब स्टार्ट करते हैं। अब खैर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी फर्म्स आ गई हैं, अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो वो आपको फ़ंड करती हैं। गोरों की फर्म्स हैं बहुत ज़्यादा, वो आपके टेस्ट 2-3 लेती हैं, उसमें ज़ाहिर है एबिलिटी चाहिए होती है, उसके बाद फिर वो आपको फ़ंड कर देती हैं। अच्छे भले 50,000, लाख, 2-2 लाख डॉलर्स वो फ़ंड कर देती हैं आपको।
बिल्कुल ठीक। अच्छा बदर, हमें ये भी बताइए, पॉलिसीज़ के हवाले से कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। क्या पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग कानूनी है? और इस हवाले से मौजूदा हुकूमती कवानीन और पॉलिसीज़ के बारे में भी हमें ज़रा आगाह कीजिए। अच्छा, पाकिस्तान में फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल लीगल है, मतलब 100% लीगल है। बहुत से ब्रोकर्स पाकिस्तान में, PME एक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स रेगुलेटेड हैं। लेकिन एक चीज़ की कमी है कि वो ना, उनका कोई सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। मतलब मैं भी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए उन्हीं को यूज़ करता हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात आए तो वो ब्रोकर्स और उनका सिस्टम और सारी चीज़ें वो कोई बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। और मतलब फिर जो पाकिस्तानी हैं वो सारे जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं, बेतहाशा ब्रोकर्स हैं जो पाकिस्तान में मार्केट हो रहे हैं और उन पर चूँकि जा करके ट्रेड करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि उन्हें फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं मिल रही होती और बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। बदर, बिल्कुल आपने बताया कि वो थोड़ा सा स्पीड का मसला उन ब्रोकर्स की। ये बताएं कि फिर कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं या ब्रोकर्स हैं जो कि काबिल एतमाद हैं, और किसी ब्रोकर को जब आप मुंतखब करने जाते हैं तो किन बातों को आपको अपने जहन में रखना ज़रूरी है? अच्छा देखें, मैं तो किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी भी ब्रोकर का, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक तो जैसे पाकिस्तान से रेगुलेटेड है, किसी भी ब्रोकर या किसी भी प्लेटफॉर्म को जब आप चूज़ कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इनके पास रेगुलेशंस कहाँ की हैं। जैसे बड़ी रेगुलेशंस हो सकती हैं, UK की, FCA की है, ऑस्ट्रेलिया की है, कनाडा की हैं, USA की हैं। अगर किसी ब्रोकर के पास या किसी भी प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल एक्सचेंज के पास इन बड़े मुल्कों की अगर रेगुलेशंस हैं तो इसका मतलब ये है कि वो काबिल एतमाद है, क्योंकि यहाँ की रेगुलेशंस लेना आसान नहीं है। बिल्कुल ठीक। बदर, हमें ये भी बताएगा कि हर शख्स फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकता है या नहीं, और इसके लिए किसी खास तजर्बे की ज़रूरत होती है? आपने सीखने के हवाले से आगाह किया, लेकिन एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइएगा। और इसको क्या एज अ प्रोफेशन इख्तियार किया जा सकता है? जी बिल्कुल इख्तियार किया जा सकता है। जब दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है तो एज अ प्रोफेशन इसको क्यों नहीं इख्तियार किया जा सकता? ठीक है, मतलब ये कि बिल्कुल इसको इख्तियार किया जा सकता है। एक लेमैन की अगर मैं इसको देखूं तो आपने सबसे पहले जाना है YouTube पर इसको देखना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, इसकी बेसिक सीखनी है, लिवरेज क्या होती है, मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, पिप्स काउंट क्या होते हैं। फिर इसके बाद डेमो अकाउंट्स इसमें होते हैं। मतलब ये कि आपको डेमो करने के लिए एक रकम दे दी जाती है जिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आप उस डेमो अकाउंट पर पहले इसको प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। फिर आप कोई स्ट्रेटजी, मतलब ये ना टेक्निकल स्ट्रेटजीज पर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आपके पास कोई भी आपको टेक्निकल स्ट्रेटजी आती है, टेक्निकल एनालिसिस जिसे कहते हैं या मेथड कहते हैं। आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, एटलीस्ट इतना उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं और इसमें प्रॉफिट है, मतलब अच्छा भला प्रॉफिट है। जहां आप जिक्र कर रहे थे 70-80%। तो बदर, लास्टली हमें ये बता दें कि जो इसको पेशे के तौर पर इख्तियार करना चाहते हैं और नए आने वाले हैं, उन्हें आप क्या मशवरा देंगे आखिर में? और साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस की बेस पर हमारे साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट हासिल करने की अगर कुछ टिप्स हैं तो वो भी शेयर करते हैं। अच्छा, मैं टिप्स तो इसमें सबसे बड़ी ये है कि ये ना, जब भी आप स्टार्ट में आते हैं तो आपको बहुत ही आसान लगती है। लगती इस तरह से क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो आप सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो इत्तफाकन इब्तदा में प्रॉफिट हो ही जाता है सबको। अब सब करते क्या है कि जब इब्तदा में प्रॉफिट हो गया तो आपके पास जितनी जमा पूंजी पड़ी होती है, सब ये समझ रहे होते हैं कि ये तो बहुत आसान है, तो वो सारी की सारी इसमें लगा देते हैं। अच्छा। और वो अल्टीमेटली लॉस की तरफ चली जाती है। तो ये गलती नहीं करनी, इब्तदा में इसको बिल्कुल बिजनेस की तरह लेना है। बिल्कुल कोई भी, जैसे आप कोई कोर्स स्टार्ट करते हैं, कोई कैरियर स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने लेना है। और अगर आप उस तरह से लेंगे तो जहाँ पे वो मैं बात कर रहा था 70-80% लोग लॉस करते हैं, तो जो 15-20% लोग प्रॉफिट बनाते हैं, तो वो इतना प्रॉफिट बनाते हैं जितना खुद सोचें 60 ट्रिलियन अगर डेली ट्रेड होती है तो उसमें अगर बिल्कुल चुटकी जितना भी बाहर निकाला जाए तो वो कितना होगा।
क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया बदर हमें इस हवाले Thank you so से much. इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो नाजरीन, हमने बड़े मौजू पे बात की है जो कि टेक्नोलॉजी के हवाले से, ट्रेंड्स के हवाले से, मॉडर्नाइजेशन के हवाले से बहुत और आम है। हमारी जो भी ऑडियंस है, बिल्कुल। अगर वो फॉरेक्स सीखना चाहती है और कुछ इन्वेस्ट करना चाहती है, कमाना चाहती है जनाब, प्रॉफिट निकालना चाहती है, तो पहले आपके लिए मालूमात हासिल करना बड़ा जरूरी है। जैसे बिल्कुल, एक्सपर्ट जैसे बदर ने बदर बताया कह रहे थे, कि YouTube आप देखिए। वीडियोस देखें, हाँ, आप जनाब वीडियोस गूगल से देखें। मालूमात इकट्ठी करें और फिर आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो जनाब आप ये सब करें। हम ब्रेक अभी के बाद छोटी सी आते ब्रेक लेते हैं हैं, और कहीं मत आपको ये भी जाइए। बता दें कि ब्रेक के हाँ। बाद बड़े मजेदार सेगमेंट्स हैं आपके लिए। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। वंस अगेन अब कुछ बात हो जाए एक निहायत अहम और जरूरी मसले पर, जिसका बहुत से लोग आजकल शिकार बन रहे हैं जनाब, निशाना बन रहे हैं और किसी भी इंसान को इसके जरिए निशाना बनाया जा सकता है। बिल्कुल, और किसी भी इंसान को अपना निशाना बना सकता है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग और इसके फ्रॉड के केसेस बहुत हद तक इंक्रीज़ हो चुके हैं। हाल ही में मारूफ शख्सियात जिनमें CPLC के साबिक चीफ अहमद चुनाए साहब और जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन अहमद और मारूफ कानूनदान यासीन आज़ाद जैसे शख्सियात शामिल हैं, साइबर क्राइम का शिकार बन चुके हैं। इस तरह के वाक़यात ना सिर्फ इनफरादी बल्कि माशरती सतह पर भी ख़तरनाक असरात मुरतब करते हैं। और व्हाट्सएप की हैकिंग किस तरह होती है, कम्युनिकेशन को किस तरह हैक किया जाता है और ये किस तरह सिलसिला स्टार्ट होता है, इसी हवाले से आपको बताते हैं। साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड 2024 की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में व्हाट्सएप का जो केसेस हैं 35% तक उसमें इजाफा हुआ है और पाकिस्तान इस फहरिस्त में नुमाया जो है उसने एक जो है हासिल किया है लिस्ट के अंदर। और आपको मज़ीद बताते हैं, इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो लाइन पे मौजूद हैं साबिक चीफ CPLC अहमद चुनाए साहब, और हमें ज्वाइन किया है जैन कुरैशी ने जो कि साइबर लॉज एक्सपर्ट हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अहमद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुझे बताइएगा कि आपका व्हाट्सएप कैसे हैक हुआ था और ये वाक़या कैसे पेश आया और ये केस कहाँ तक पहुँचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मिड नवंबर की बात है। मैं शाम में गाड़ी में कहीं जा रहा था, मुझे अचानक एक कॉल आती है। बज़ाहिर वो अननोन नंबर होता है और वो मुझे सलाम दुआ के बाद कहता है कि जी मैं आपके फला ग्रुप से आपका दोस्त बोल रहा हूँ। और वो हमारे एक स्कूल का ग्रुप था, तो मैंने चेक किया, हाँ उसका नंबर था। बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जो शायद फीड नहीं होते। तो मैंने ये ख्याल करके कि मेरे स्कूल का क्लास का बहुत पुराना साथी है और मैंने कहा जी फरमाइए। तो उन्होंने कहा कि जी वो शाम को हम मीटिंग कर रहे हैं फला टॉपिक पे, तो हम सारे दोस्त इकट्ठे हैं, तो आप भी इसमें शिरकत करें रात को। मैंने कहा मैं बिल्कुल शिरकत कर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा जूम का लिंक हमने आपको भेजा हुआ है, उसमें एक कोड नंबर आ रहा है। तो मैंने उनसे कहा भी कि जी ये कोड नंबर जो है ये तो जाहिर है मैं इस्तेमाल करूंगा। तो उन्होंने कि वो कोड नंबर दे दें, हम दूसरों को फैसिलिटेट करेंगे, इस तरह की कोई बात थी। तो वो नंबर मेरे स्क्रीन पर अपीयर हो रहा था। तो मैंने कहा कि आप इस नंबर की बात तो नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा हाँ यही नंबर है, करके बंद कर दिया। अब वो नंबर उनके पास चला गया, वो मेरा व्हाट्सएप का कोड नंबर था और अगले ही लम्हे मेरा व्हाट्सएप जो है वो मेरे पास से निकल गया जी। मैंने उसको दोबारा रीलोड करने की कोशिश की, काफ़ी देर करता रहा लेकिन वो नहीं हुआ और उसमें यही आता रहा कि ट्राई अगेन। इसी दरमियान जो है वो मुझे बहुत सारी कॉलें मिलना शुरू हो गई लोगों की कि जी आपको कोई मदद चाहिए। तो मैंने कहा जी मैंने तो आपको नहीं कहा। तो मैंने कहा नहीं आपके व्हाट्सएप से ये मैसेज आया है। फिर मुझे कंफर्म हो गया कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है। तो मैंने उनसे कहा अच्छा मुझे मैसेज SMS कर दें, क्योंकि व्हाट्सएप आ नहीं रहा था। तो उन्होंने फिर मुझे SMS किया, तो मैंने कॉल करके बताया कि ये फेक है। अब वो मेरे 5-6 हज़ार से ज़ायद कॉन्टैक्ट हैं, सबको ये मैसेज चले गए और मुझे सारी रात लोगों के कॉल आती रही। बहुत सारे लोगों ने, चूँकि मेरा फ़ोन मिल नहीं रहा था, बहुत बिजी चल रहा था, तो मुझे पैसे भी भेज दिए। तकरीबन 18-20 लोगों ने उनकी हिदायत पर वो पैसे जो हैं वो अकाउंट्स में गए, मुख्तलिफ अकाउंट में। उसी लम्हे मैंने फिर FIA को जो है वो ऑनलाइन कंप्लेन होती है वो ऑनलाइन कंप्लेन भी कर दी। और जो स्क्रीनशॉट्स मुझे आए थे वो मैंने उनको FIA को प्रोवाइड कर दिए कि जी फला फला बैंकों में ये पैसे गए हैं, ये अकाउंट नंबर्स हैं और ये सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। वो कंप्लीट डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दी। और फिर अगले दिन दोपहर को मैंने इसको व्हाट्सएप को दोबारा रिकवर कर दिया। मुझे किसी ने बताया कि जी आप कोई 70-80 लोगों को, बहुत सारे लोगों से कहें कि वो आपके फ़ोन को, आपके अकाउंट को रिपोर्ट करें।
और उसके तरीक़ेकार समझाया। तो फिर मैंने अपने जो फैमिली ग्रुप है उसमें ये मैसेज करवाया और पूरी फैमिली से कहा कि जी आप बारी बारी रिपोर्ट करें। सब ने जो है वो रिपोर्ट किया। मेरा ख्याल है कि विदिन 10 मिनट्स जो है वो इतनी रिपोर्टिंग हो गई कि वो फिर मेरा फ़ोन जो है, जब मैं दोबारा व्हाट्सएप ट्राई किया लोड करने के लिए, तो वो लोड हो गया और व्हाट्सएप मेरा रिट्रीव हो गया। तो इसके बाद फिर ज़ाहिर है लोगों की मुसलसल कॉल्स आती रही, फ़ोन आते रहे और उनको मैं समझाता रहा कि ये हैक हुआ था। उसमें उस दरमियान में जो 17-18 घंटे व्हाट्सएप मेरे पास नहीं रहा और मैं किसी को इत्तला नहीं दे पाया, उसमें जो है वो लोगों ने पैसे भी भेज दिए और फिर बाद में मुझे बताया कि इस तरह पैसे भेजे हैं। मैंने उनसे ये भी कहा कि मुझसे रिकन्फर्म कर लेते, तो उन्होंने कहा कि जी उस तरह से पैसे के लिए आपसे क्या रिकन्फर्म करके, आपने कभी मदद मांगी है तो हमने मदद कर दिया। आप तो अहमद साहब हमेशा मतलब लोगों की मदद ही करते हैं, इतने अहम ओहदे पे आप तैनात रहे हैं। सर ये बताइएगा कि जो आपने कंप्लेन की उसमें अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, तहकीकात में क्या सामने आया, कोई गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई? मैं मुसलसल जो है वो जो भी इसका आईओ है उसके साथ टच में हूँ, उससे मैं बता रहा हूँ। उसने कहा कि मैंने केस रजिस्टर कर दिया है, मैं कोर्ट में जो है वो मैंने अप्लाई कर दिया है, कोर्ट से मुझे परमिशन मिल गई है, मैंने सबको खत लिख किए हैं, बैंकों को, इंडिविजुअल को, और बस वो आगे कर रहा हूँ करने वाली बात है। मेरा ये ख्याल है अब कि ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं था कि जब बैंकों के अकाउंट में पैसे गए हैं और बैंकों के अकाउंट में KYC के बगैर अकाउंट नहीं खुलता, तो फिर बड़ी आसानी से जो है वो आप उस शख्स तक पहुँच सकते हैं, चाहे वो उसका कंप्रेस हो या चाहे वो खुद भी हो, कि जी वो पैसे किसको दिए, कैसे तुम्हारे अकाउंट में आया, क्या हुआ। मतलब बहुत आसानी से ये काम हो सकता है और ये काम नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि इसमें मेरा ख्याल है कि लैप्स है और ये मेरी तरह जो है वो बहुत सारे मेरे दोस्तों का भी जो है वो व्हाट्सएप हैक हुआ। सेम हैकर था, सेम उसके कंटेंट थे जो उन्होंने कहा कि मुझे मदद कर दें, या फिर लोगों ने पूछा क्या मदद कर दें, उन्होंने कहा पैसे भेज दें। मैं कहीं पैसे भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, पैसे जा नहीं रहे, आप इस अकाउंट में पैसे भेज दें और सुबह मैं आपको वापस भेज दूँगा। तो वो यही मद्दा जो है वो सारे लोगों का था। इस हैकर ने मेरे ख्याल है कि तकरीबन सैकड़ों लोगों को जो है वो जो व्हाट्सएप हैक किए और सबके साथ यही किया। कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ। तो ये सिलसिला जो है वो काफ़ी चलता रहा है। अब मेरा ख्याल है थोड़ी सी जब ये मीडिया ने इसकी और सोशल मीडिया ने इसकी अवेयरनेस दी तो उसने तरीक़ेकार बदल दिया है। पहले वो लोकल नंबर से कॉल कर लेता था व्हाट्सएप पे, अब वो लोकल नंबर के बजाय कोई नाइजीरिया का नंबर यूज़ कर रहे हैं। 4-5 नंबर हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं और उनकी व्हाट्सएप नंबर से जो है वो कॉल करता है ताकि ये साबित हो जाए कि ये शायद कहीं बाहर से जो है वो कॉल कर रहा है। तो बस ये सिलसिला जो है वो मुसलसल चल रहा है और मैं समझता हूँ कि FIA को या दूसरे हमारे इदारों को जो है वो इस पे तनदेही से काम करके इसको अनर्थ करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है अहमद चनाय साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आपने जो कंप्लेन की है वो बर वक्त उसका कोई जनाब रिस्पॉन्स आए और आप जैसे जो लोग हैं उनके केसेस को मिसाल बनाना चाहिए और इसमें जितने भी लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अब नाजरीन गुफ्तगू करते हैं, हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट्स हैं कुरैशी साहब, जैन साहब, अहमद चनाय साहब। मतलब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपने खुद भी उनको देखा होगा किस तरह से वो काम करते रहे हैं शहर कायद में। इतनी बड़ी शख्सियत के साथ इस तरह का वाक़या हो जाना और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भी कहा कि ये अपनी टेक्निक्स बदलते रहते हैं। आप एक टेक्निक से आशना होते हैं तो ये कोई नई निकाल लेते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये यूज़ करते हैं हैकर्स और आपको इनसे बचना चाहिए? बहुत शुक्रिया आज आपका इनवाइट करने का। सबसे पहले तो बात ये है कि आज से कुछ अर्सा पहले जो फ्रॉडस्टर्स थे वो टेक्निक्स इस्तेमाल जो कर रहे थे जी, वो वक्त के साथ साथ उसमें वो तब्दीली इसलिए ले आते हैं क्योंकि जो पुरानी टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में लोगों को इल्म हो चुका होता है, नॉलेज हो चुका होता है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात करेंगे तो इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जो लोगों के साथ की जाती हैं ताकि उनसे उनके जो पैसे हैं वो हासिल किए जा सकें। आज से कुछ अर्सा पहले अगर हम देखें तो लोगों को कॉल्स आती थी जहां पे उनको कहा जाता था कि आपकी लॉटरी निकल आई है, आपका इनाम निकल आया है, और उसमें क्या होता था, उनको लालच दिया जाता था कि अपने जो पासवर्ड्स हैं, पिन हैं, आईडी कार्ड नंबर्स हैं, आप हमारे साथ शेयर कर दें। उसके बाद एक नया तरीक़ेकार इस्तेमाल होना शुरू हुआ जिसमें इनको कॉल आती थी कि हम आपके बैंक से बात करें, अगर आपने हमें ये तफसीलात ना प्रोवाइड की तो आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे वो खौफ दे रहे हैं, लालच नहीं, खौफ दिलाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से फिर कुछ अरसे बाद एक नया तरीक़ेकार आया सबके सामने कि
कॉल की जाती थी और कहा जाता था कि आपका जो बेटा है वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और आपको साथ ही कहा जाता था कि अगर आप इसको छुड़वाना चाहते हैं तो फौरी तौर पे इस नंबर के ऊपर आपने पैसे भेजने हैं। और उसमें वो बच्चे की आवाज़ पीछे रोने वाली भी सुनाई जाती थी और डराया जाता था। ये भी एक खौफ की एक अलामत होती थी जिसके थ्रू वो ट्रैप कर रहे होते थे। आहिस्ता 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 डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल होती रही, जिसमें से ये जो आज का जो आपका शो है जिस टॉपिक पे है जी, जिसमें व्हाट्सएप हैकिंग के मुख्तलिफ केसेस को आप डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे बाज़ औक़ात अनवांटेड मैसेजेस भेजे जाते हैं जिनको आप जब क्लिक कर लेते हैं या ओपन अप कर लेते हैं तो बाज़ औक़ात उस तरीके से आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है। मोस्टली जो केसेस होते हैं उसमें ये होता है कि आपके पास कोई कोड रिसीव होता है, ओटीपी आ जाता है। यस, आप जब उसको किसी के साथ शेयर कर देते हैं तो बाज़ औक़ात व्हाट्सएप हैकिंग उसकी वजह से भी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें जो मसाइल है ना, जो सबसे बड़े मसाइल हैं, उसमें जो मैं समझता हूँ एक हमारी सेल्फ अवेयरनेस का चैप्टर मिसिंग है। बिल्कुल। सेल्फ अवेयरनेस ये है कि कोई ऐप जो आप पॉपुलर एप्लीकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ जो आप इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर आपके पास बुनियादी अवेयरनेस होनी चाहिए उसको इस्तेमाल करने से पहले। जैसे अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आप इसके ऊपर पिन जनरेट कर सकते हैं। उस पिन का मतलब ही ये है कि जब आपके पास वो पिन होगी तो उसको कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से अगर आप बाकी ऐप्स को देखेंगे, ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस हैं जी, कि अगर इन केस कोई शख्स मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूं, अगर इसी दौरान गुफ्तगू के दौरान कोई शख्स मेरे किसी ईमेल को, कोई ईमेल अकाउंट को, कोई मेरे फेसबुक को, कोई इंस्टाग्राम को अगर एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने अनेबल की होगी तो मेरे पास एक मैसेज रिसीव होगा। तो गुजारिश ये है कि जब भी आप ये देखिए, ये जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो इन एप्लीकेशंस के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज को आपने याद रखना है, मैं समझता हूँ साइबर क्राइम आपके साथ कभी नहीं हो सकता। अच्छा, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम हो, कभी भी नहीं होगा अगर आप किसी के साथ अपनी मालूमात खुद शेयर नहीं करेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए जैन, फॉर एग्जांपल आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है और आपको पता चल गया है, पहला स्टेप हमें क्या उठाना चाहिए उसके लिए? देखिए, सबसे पहला स्टेप ये उठाना चाहिए कि आपके जो बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं वहां पे आप अपने दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन लेकर जाएं कि कोई शख्स अगर उससे कोई शख्स पैसे दरकार करे, मांगे, तो उसके साथ पैसे उसको मत सेंड कीजिएगा। ठीक है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस बीइंग ए लॉयर है जहां पे लोगों के आम तौर पे ऐसे लोगों को ज्यादा ट्रैप किया जाता है जैसे जिन लोगों के क्लाइंट्स होते हैं, उनके व्हाट्सएप को हैक कर लिया जाता है, उनसे बाज़ का जो फीस होती है या उनके जो प्रोफेशनल चार्जेस होते हैं वो दरकार किए जाते हैं। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप सबसे पहले सोशल मीडिया जो आपकी बाकी ऐप्स हैं उनके थ्रू लोगों को अवेयर करें कि आपके सोशल मीडिया की जो व्हाट्सएप है हो चुका है। जैन, आपने ये बड़ी अहम बात की है कि दूसरों को भी अवेयर करने की बड़ी जरूरत है। अब मतलब मैं मिसाल के तौर पे अपनी मिसाल रखता हूँ कि मेरा एक फेसबुक अकाउंट फेक बना लिया गया, उससे लोगों से पैसे मांगे गए, मुझे 6 से 8 घंटे में पता चला कि जनाब मेरा अकाउंट बना है। तो फिर मैंने पोस्ट लगाई कि मेरी इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है। अच्छा, अब मैं जो ये देख रहा हूँ, मुशाहिदे में बात आ रही है, मतलब मेरे जो कुछ दोस्त हैं या कोई अजीज है, कोई उम्रा के लिए गया या कोई कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा है, फौरी तौर पे उसका अकाउंट बन जाता है, उससे जनाब आपको मैसेज आता है, रिक्वेस्ट आती है कि जनाब हमें पैसे भेज दे, हमें जरूरत पड़ गई है। ये बड़ा, इसमें किस तरह से आप देखिए अपने अजीजों को, दोस्तों को अवेयर कर सकते हैं? देखिए, एक चीज हम आम जिंदगी को अगर देखें ना जी, तो उसमें हमारा जो रवैया है ना वो बड़ा मोहतात है। सही। अगर अभी आप शॉपिंग के लिए जाएंगे ना तो आप इतना उसमें एहतियात के साथ चीज को खरीदेंगे। बड़ी खूबसूरत बात आप कर रहे हैं। और अभी अगर इसी रूम में एक शख्स बाहर से आ जाए तो है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से कोई शख्स उसके साथ अपनी पर्सनल मालूमात शेयर नहीं करेगा। बिल्कुल, इनिशिएट लेने से भी डरेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे हमारा रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम वहां पे लोगों से मुतासिर भी होते हैं बड़ी जल्दी, हम उन लोगों के साथ अपनी मालूमात भी शेयर करते हैं, और सबसे ज्यादा जो हम ट्रस्ट शो करते हैं सोशल मीडिया पे वो स्ट्रेंजर्स पे करते हैं। हम उनके साथ 1 से 2 दिनों के अंदर ही अपना हाले दिल भी शेयर कर देते हैं। और आप देखें ना, जितने आपके सामने पॉपुलर केसेस आए होंगे, आपने ये देखा होगा कि वहां पे हमेशा जो एक प्रोसीजर ऑप्ट किया जा रहा होता है सोशल मीडिया पे ट्रैप करने का, वो एक फेक अकाउंट होता है। बिल्कुल। क्योंकि एक आम क्राइम की और एक दूसरे क्राइम में जो बेसिक डिफरेंस है ना साइबर क्राइम के अंदर, वो यही है कि साइबर क्राइम में जो शख्स क्राइम कमिट करता है उसकी आइडेंटिटी जो है वो अनोनिमस है। यानी कि इस फाइनेंशियल फ्रॉड्स में शमीम के अकाउंट के पीछे शमशाद होता है। जी, जैसे सोशल मीडिया क्राइम में एक
फेक अकाउंट है, फाइनेंशियल अच्छा, फ्रॉड में एक फेक सिम जैन कार्ड है। मुझे जल्दी से ये बता दीजिए, ये जो वाकयात में इजाफा हुआ है, जो हमने अपने रिपोर्ट भी शेयर की अपने नाजरीन के साथ, आपके साथ, मुझे ये बताइए वजूहात आपको क्या नजर आती है? देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड्स में इजाफे की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जैसे इन्फ्लेशन भी एक वजह होती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक वजह होती है। आप बहुत सारे लोगों को देखें जो फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस में ट्रैप हो रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट के नाम पे भी लूटा जा रहा है कि आपको हम जॉब देते हैं, आप हमारे साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट कर लें। अब ये कौन सी ऐसी जॉब है, ये देखें, ये क्वेश्चन आपने खुद पूछना है, ये कौन सी ऐसी जॉब है जो आपको खुद पैसे देके मिल रही है कि जॉब के लिए तो आपको कोई शख्स हायर करेगा, वो आपको पे करेगा। बड़ी अहम बात है। तो इसी तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड्स की सबसे बड़ी वजह, एक तो जैसे मैंने आपको बताई, दूसरी बात, तीसरी चीज है अनअवेयरनेस, चौथी बात ये है कि जब तक हम लोगों को टू दी एक्सटेंट ऑफ हम सिर्फ ओवरऑल बात ना करें, हम स्टूडेंट्स से स्टार्ट करें कि ये पैसे जो हैं ये सिर्फ बिजनेसमैन या आम लोगों के, आम शहरियों के नहीं, ये एक स्टूडेंट जो है बेचारा वो भी इससे अफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो हमें ये सारा जो मामला अवेयरनेस का ये स्टार्ट करना पड़ेगा, एक मैसिव अवेयरनेस की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, और उसके अलावा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आई थिंक वो हमारे सबके पास होनी चाहिए। जैसे हम मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर अगर कोई हमें कॉल कर लें, हम न्यूज़ वेरिफिकेशन करना सीखें। न्यूज़ वेरिफिकेशन क्या है कि अगर एक शख्स मुझसे पैसे मांग रहा है, मैं एटलीस्ट उसी अपने दोस्त को कॉल करके तो पूछ लूं कि भाई इमरजेंसी में वेरिफिकेशन कर लूं। ये बड़ी अहम बात की है, अवेयरनेस की जरूरत है। जैन साथ वेरीफाई करें। बहुत शुक्रिया इन दो, थैंक यू सो मच। और आपने जो डिस्कशन की हमारे प्यारी बात की ना, मैं वो दोहराना चाहूंगा और वो मैसेज दोबारा देना चाहूंगा कि आप जनाब वैसे अपनी जिंदगी में बड़े मोहतात हैं, निजी में, जाती में, लेकिन सोशल मीडिया पे जरा थोड़े से अपने दिल को कम खोलें, अपनी इंफॉर्मेशन को कम लोगों के साथ शेयर करें, तो फिर जनाब कोई आपको लूट नहीं सकता, कोई आपके साथ हैकिंग नहीं कर सकता और आप आसानी बच सकते हैं। जनाब इसी बात के साथ ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अमराज़े कल्ब की। तो आपको बताते हैं दुनिया में 40% से ज़ायद अमवात दिल की बीमारियों की वजह से हो रही हैं और आलमी अदारा सेहत ने पाकिस्तान के लिए भी ख़तरे की बड़ी घंटी बजा दी है और बताया कि पाकिस्तान में 29% अमवात दिल की बीमारियों की वजह से हो रही हैं। मुल्क भर में सालाना 4 लाख अफराद अमराज़े कल्ब की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। तशवीशनाक बात यह है कि 30 साल से कम उम्र अफराद की ज़िंदगी को दिल की बीमारियों के बायस ज़्यादा खतरात लाहक हैं। बच्चों की अगर बात करें तो तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 75,000 से ज़्यादा बच्चे दिल की बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, जिनमें से 15 से 20% बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं और 60 बरस तक की उम्र के हर 4 में से एक शख्स की दिल की शरियानों की जो कमज़ोरी है उसका भी पता चलता है। दिल की बीमारी बढ़ने की वजह क्या है, इसका इलाज क्या होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ माहिर अमराज़े कल्ब मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो ये है कि ये बीमारी हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है डे बाय डे। अब पहले होता था बुजुर्गों में ही होती थी, लेकिन अब नौजवानों में भी है। 18 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आ रहा है, इसकी क्या वजूहात है? वालेकुम अस्सलाम, पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। दिल की बीमारियां हमेशा से थी, सिर्फ ये थी कि उस वक्त तशखीस पे बहुत कमी थी। पहले आप कहते थे कि जी कि वो शख्स को यकलख्त कुछ हुआ है, दिल में दर्द हुई है, सीने में हुई है और फौत हो गया, पता नहीं होता था कि हो क्या रहा है। आज आप तशखीस कर लेते हैं और आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि पहले इस तरह से रैम्पेज नहीं थी जो आज आ रही। बिल्कुल, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हमारी खुराक है, हमारे जेनेटिक्स हैं, हमारा एनवायरनमेंट है। आज जो खुराक हमें मिलती है उसमें कितनी ज़्यादा अडल्ट्रेशंस हैं वो आपको पंजाब फूड अथॉरिटीज़ बता सकती हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कितने तलबा जो पढ़ रहे हैं उनके स्कूलों में कितने प्लेइंग ग्राउंड्स अवेलेबल हैं जहाँ पे वो वर्जिश कर सके, क्योंकि आप सबको पता है कि आजकल के घरों के अंदर स्कूल बने हुए हैं, यानी कि प्लेइंग फील्ड्स अवेलेबल ही नहीं है, बिलखुसूस बच्चियों के स्कूलों में तो बिल्कुल ही नहीं है। इसी तरह से जो खुराक और जो जेनेटिक्स आपके पास आते हैं, आपके यहाँ लोग कहते हैं कि जी हम लोग जमांदरों ही मोटे हैं। जमांदरों कोई मोटा नहीं होता, उसको खुराक मिलती है, वो खुराक खाता है, वर्जिश नहीं करता, इसलिए वो मोटा हो जाता है। वो माने ना माने वो अलहदा बहस है। आपको इस बात को देखना चाहिए कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बीमारी जो यंग में आनी शुरू हुई है उसमें तंबाकू का एक बहुत बड़ा अंसर है। ये तंबाकू मुख्तलिफ फॉर्म में आ रहा है। ये सिगरेट और बीड़ी में तो था ही था, आजकल वो वेप एक नया फैशन आ गया, शीशा आ गया। ये सारी वो चीज़ें जिसमें हाई कंटेंट टबैको का आता है और ये टबैको फिर आगे से कॉर्नरी स्पैज़म्स और कोएगुलेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर इसमें कोई शक की बात नहीं कि आज के ज़माने में एंग्जाइटी और टेंशन की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के बन रही हैं।
जब हम खुराक की बात करते हैं तो आप अपने यहाँ देखिए तो सही कि आपके यहाँ खुराक बन किस तरह रही है, कि आपके यहाँ तेल का और घी का इस्तेमाल किस बेतहाशा ना सिर्फ हो रहा है बल्कि लुट मचा के हो रहा है। वो एक अब सर्दियाँ हैं तो वो समोसों का मौसम है, तो वो एक जो तरकारी है जिसमें वो समोसे बनने शुरू होंगे वो एक दफ़ा पकना शुरू हो जाएगा, उसमें कोई स्टॉप नहीं आएगा, वो तेल पे तेल डालता जाएगा, उबलता जाएगा और इससे वो चीज़ें खुराक में पैदा होती है जो कि सेहत के लिए मुज़र होती है। प्रोफेसर साहब ये भी कहा जाता है कि ख़ास तौर पर सर्दियों में जो ये दिल की बीमारियां हैं, जो ये अमराज हैं, ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस बात में कितनी हकीकत है, बहुत ये किस तरह से है? बहुत स्ट्रॉन्ग हकीकत है। मेरा ताल्लुक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से है। गर्मियों में हमारे यहाँ तकरीबन 600 से 800 तक की एवरेज होती है इमरजेंसी के अंदर अटेंडेंस की। आज वो अटेंडेंस 800 से बढ़नी शुरू हो जाएगी और ये 1200-1400 रोजाना पे चली जाएगी। इसकी वजह क्या है? इसका वजह क्या होती है कि ठंड में आपको एक पसीना नहीं आता, तो बुजुर्गों में क्योंकि पसीना नहीं आता तो वो पानी शानी तो पी लेते हैं, तो फिर वो जिसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं वो आ जाता है। सर्दियों में ठंडी हवा के साथ और बाकी चीज़ों की वजह से फिर वो दमा आ जाता है। फिर हम लोग सर्दियों में बहुत सारी ऐसी ग़िज़ा लेते हैं जो कि नमक से भरपूर होती हैं, वो फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके बिलखुसूस ठंड और ठंडी हवा वो आपको हिट करती है। इसीलिए बुजुर्गों के लिए हमेशा ये रिक्वेस्ट की जाती है कि उनका एनवायरनमेंट, उनका कमरा वगैरह उसको गर्म रखें और बिलखुसूस उनका जो वॉशरूम है उसको गर्म रखें। इसमें एक्सरसाइज जो है वो कितनी बेनिफिशियल है हर उम्र के अफराद के लिए? देखिए, एक्सरसाइज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपको एकदम फ़ायदा दे दे। जैसे गोली खाते हैं ना तो कुछ एकदम फ़ायदा आता है। एक्सरसाइज का एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। आपने शुरू से स्टार्ट करनी है और उसको चलते जाना है। जिस वक्त आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उसकी वजह से आपकी खून की गर्दिश, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। आपके खुदा न करे अगर आपको शुगर है या शुगर होने का चांस है तो उसमें डिले होने की पॉसिबिलिटी बनती है। एक्सरसाइज एक किस्म की बहुत सारी दवाइयों का एक मुतबादिल है, बशर्ते कि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें और रेगुलर करें। एक इसका सीधा से आम सा है कि आप कम से कम दिन में 3 किलोमीटर वॉक करें। ठीक है। ये 3 किलोमीटर वॉक बेहतर यह है कि आप कम से कम 30 मिनट के अंदर पूरा कर लें। और फिर साथ साथ ये कि हफ्ते में कम 5 दिन ऐसे हों। ये मिनिमम है। इससे ज्यादा करेंगे तो उससे भी ज्यादा वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमारा एक तर्ज जिंदगी है कि हम टेस्ट पे यकीन नहीं करते, हम एक रेगुलर चेकअप से एलर्जी है, हम इसको कंसिडर नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर। कोई भी हमारी फैमिलीज में ऐसा है। तो कितने अरसे बाद एक आम इंसान को अपने दिल का टेस्ट करवाना चाहिए, अपना एक रूटीन चेकअप करवाना चाहिए? इसको एक और तरह समझा देता हूँ। जी जरूर। एक बच्चा है, स्कूल में गया है, वो क्लास 1 से 2 में कैसे जाता है? एक छोटा सा इम्तिहान होता है, टेस्ट होता है। इसी तरह से वो आगे चलता है। तो टेस्ट हर एक चीज का पार्ट है, एवेल्युएशन है कि आपकी सेहत कैसी है। उसमें कोई बड़ी चीजें नहीं है। आप हर शुरू के दिनों में, ये हर 5 से एक शुरू के दिनों में जब भी आपको मौका लगे, और फिर हर 5 या 10 साल के बाद उम्र बढ़ती जाती है तो इसका वक्फा कम हो जाता है। 40 के बाद हर पहले 5 साल पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर खुदा न करे कोई तकलीफ मिल जाए तो फिर हर साल या दूसरे साल पे इसको करना चाहिए। बिलखुसूस खून की चर्बी, कोलेस्ट्रॉल के हवाले से जिसकी बात की जाती है, यूरिक एसिड जिसकी बात की जाती है, शुगर जिसकी बात की जाती है। शुगर का फिर आगे उसका एक HbA1c टेस्ट है जो जिससे ये पता चल जाता है कि आपके अंदर टेंडेंसी है, और अगर है तो आपकी कितनी हालात किस किस्म के हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ ख्वातीन और मर्द दोनों में, बिलखुसूस ख्वातीन में हीमोग्लोबिन की कमी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई गौर नहीं किया जाता। लेकिन ये वो सारी चीज़ें जो कल को आहिस्ता आहिस्ता दिल की और जिस्म की दूसरी बीमारियों की तरफ आपको ले चलती है। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर थोड़ी सी अलामात की बात कर लें तो हम देखते हैं अक्सर कोई शख्स शिकायत करे कि मेरी बाएं बाजू में दर्द है तो फ़ौरन उसे मंसूब कर लिया जाता है कि इससे शायद कोई दिल का मसला है। एग्जैक्ट अलामात कौन सी हैं जो बड़ी ऑथेंटिक हैं? और अगर किसी को घर में खुदा न खास्ता ये हो जाता है, अस्पताल ले जाने तक आप कौन सी उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद है जो कि फराहम कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं? देखिए, 3-4 बातों को जहन में रख लें। नंबर 1 ये कि किसी उम्र में भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। पहली बात, सीने में बोझ, एक ऐसी दर्द जो आपने कभी जिंदगी में पहले महसूस ना की हो, वो, ठंडे पसीने का आना, सांस का खराब होना। सीने की दर्द के साथ साथ बाएं बाजू में भी दर्द हो सकती है, दाएं बाजू में भी दर्द हो सकती है, कमर के पिछले हिस्से में होती है, जबड़े की तरफ जाती है, मुख्तलिफ तरह से होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए,
कि ये जो सारी दर्दें और तकलीफें हैं ना, ये तकरीबन 40% 50% लोगों में सिर्फ आपको क्लासिकल सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है। बहुत सारों में मिलते ही नहीं है। तो मिलते कैसे हैं? आपने कोई एक्सर्शन की, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, आप पेट भरा हुआ था, आप सीढ़ियाँ चढ़े 2 मंजिलें और यकलख्त आपकी तबीयत ख़राब हो गई, तो इसका मतलब है कि आपको अर्ली वार्निंग मिल गई, जिसको हम एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। आपने खुद अपना प्राइवेट टॉलरेंस टेस्ट कर लिया। ये वो सारी चीज़ें जिससे आपको, आप वॉक कर रहे थे, उसमें आपको प्रॉब्लम आ गई। तो कहीं पर भी कोई चीज़ आती है, और इसकी सबसे मज़े की चीज़ ये है कि इसका जो टेस्ट है, जिसको एक आप ECG और एक बेसिक मुआयना है, वो तो बहुत ही सस्ते हैं, रुपयों की बात है कि आप ECG करवा लें, कुछ अंदाज़ा हो जाता है, और फिर उसके बारे में आगे फर्दर कोई वैल्यूएशन की ज़रूरत है तो वो हो जाए। ये सबसे सस्ता तरीका है। लेकिन वो डॉक्टर स्लगिशनेस भी तो है ना हमारे अंदर, सुस्त रवि भी तो है, स्टबर्ननेस भी तो है। वो बात आपकी बजा है, लेकिन हाँ। बहन सोचने की इतनी सी बात है, गाड़ी खड़ी तो करनी है जी, लेकिन ये फैसला कर लो टक्कर मारे करनी है कि ब्रेक मारे करनी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये बड़ी ज़बरदस्त आपने प्रोफेसर साहब बात की है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बड़े ऐसे तरीके से आपने समझाया कि अलामात हैं क्या, और आपको जो अपना टेस्ट है वो रेगुलरली करवाते रहना चाहिए, ताकि जनाब आप इससे महफूज रहें। और गाड़ी खड़ी करनी तो है जनाब, तो टक्कर मार के जो खड़ी करनी है वैसे उसे कर लें। तो अब एक और ख़बर बड़ी इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करते हैं। लाहौर में जनाब ब्राइडल वीक जो था वो अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ, रानाइयों के साथ इख्तिताम पसीर हुआ कल के रोज़। और ब्राइडल वीक में खूबरू मॉडल्स के दिलकश मलबूसात ज़ेब तन करके रैंप पर उन्होंने खूब जलवे बिखेरे, और बड़ा चर्चा भी हुआ। ब्राइडल वीक में ईरानी जेवरात जो थे वो ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बने रहे। बिल्कुल, और आइए आपको ज़ैनब शहबाज एक रिपोर्ट दिखाती हैं, पूरा मंजर दिखाती हैं, कितनी खूबसूरती से ये इवेंट मुनक्किद किया गया। और हाँ, 3 डेज इवेंट को आइए हैव अ लुक। लाहौर में फैशन की जगमग करती दुनिया ने 3 रोज तक अपनी रनाइयां बिखेरी। ब्राइडल फैशन वीक के आखिरी रोज भी मॉडल्स ने धनक के रंगों से मुज़य्यन मलबूसात ज़ेबतन कर कर रैंप पर वॉक की। जुगन काजिम, फरहान ताहिर, अनमोल ब्लोच समेत दीगर अदाकारों के हमरा बच्चों की एंट्री ने हाजरीन के दिल जीत लिए। तीसरे रोज आयशा शुएब मलिक, हारिस शकील, वनीज़े अहमद, जिशान, मिसबा मुमताज, सना राजपूत, ज़ारा जहां समेत बड़े डिजाइनर्स ने अपने मलबूसात नुमाइश के लिए पेश किए। फैशन के दिलदादा अफराद को इस इवेंट का साल भर इंतजार रहता है। ज़ैनब शहबाज, सुनो न्यूज़, लाहौर। तो जनाब ज़ैनब शहबाज ने बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट में आपको पूरा जो इवेंट है वो दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से कितने खूबसूरत जो मलबूसात थे, कितने प्यारे मॉडल्स थे जिन्होंने उनको ज़ेब तन करके रैंप पर वॉक की। और जो है हर सू हमने देखा उन्होंने जनाब चांदनी बिखेरी है। और इसके अलावा अगर बात करें, लाहौरियों के लिए एक बड़ा एंटरटेनमेंट का ये फेस्टिवल था। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा अदबी हवाले से अगर बात करें तो लाहौर में एक फेस्टिवल हुआ जश्न इकबाल के नाम से। जनाब अल्लामा इकबाल की यादों को वहाँ पर ताज़ा किया गया। तो इस तरह के जितने भी इवेंट्स हैं ये बिल्कुल एक ठंडी हवा के झोंके के तौर पर साबित होते हैं लाहौर वालों के लिए। और इस तरह के जितने भी इवेंट्स आते रहेंगे हम आपको उस हवाले से बताते भी रहेंगे, ताकि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, शिरकत कर सकें, और एंजॉय कर कोशिश सकते यही हैं। होती है कि आपको रिपोर्ट और पैकेज भी दिखाया जाए ताकि आप भी एंजॉय करें, हम जो भी नहीं enjoy जा सके, करें। महरूम रह गए, वो देख सकें यहाँ तो अभी पर। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो जनाब आप ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। हमारी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि वो इसलिए है कि खेल के मैदान से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है, और जो सलूक किया है काबिल तारीफ। 3 वनडे मैचेस की सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 35 रन से शिकस्त देकर सीरीज में वाइट वॉश किया। और इस जीत में बाएं हाथ के ओपनर साइम अयूब ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। सीरीज के दौरान बैक टू बैक उन्होंने 2 सेंचुरियां स्कोर की और आखिरी वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए, और साथ ही उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला है। क्या बात, बाबर आजम जो खुद भी वनडे सीरीज में फॉर्म में वापस आया और बैक टू बैक सेंचुरियां बनाई, वो साइम अयूब की बैटिंग की तारीफ किए बिना ना रह सके। कौमी टीम के साबिक कप्तान ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर साइम अयूब को चीता करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप पर कौमी टीम को भरपूर खराज तहसीन पेश किया और पूरी कौम को मुबारकबाद दी। बिल्कुल जी, बड़ी खुशी की खबर है और बड़े भरपूर तरीके से किया गया। इतनी बड़ी विक्ट्री और तारीखी फतह जो है वो पाकिस्तान ने हासिल की। अच्छी बात यह कि जनाब जो नया टैलेंट है वो भी अपने जो है ना कारनामे दिखा रहा है, और जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं बड़े जैसे बाबर आजम हैं वो भी फॉर्म में वापस आ गए हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है। और खेल के मैदान से एक और खबर शामिल करते हैं आपकी। आज हम मुलाकात करवाते हैं 2 ऐसी गैर मामूली शख्सियात से जिन्होंने ना सिर्फ अपने शोबे में कामयाबी के झंडे गाड़े बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए भी एक मिसाल कायम की।
हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत वो पाकिस्तानी निसात खातून है जिन्होंने अपनी शानदार कारकर्दगी से स्कॉटलैंड की ख़वातीन क्रिकेट टीम में एक अहम मकाम बनाया। उनकी ज़बरदस्त बैटिंग और उम्दा फील्डिंग ने उनका नाम ना सिर्फ स्कॉटलैंड बल्कि आलमी सतह पर भी रोशन किया। वो अपने खेल के ज़रिए ना सिर्फ अपनी कौम की नुमाइंदगी कर रही हैं बल्कि दुनिया भर की ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल भी हैं। तो हमारी आज की दूसरी मेहमान शख्सियत हैं जनाब ECB लेवल 2 क्रिकेट कोच के तौर पर क्वालिफाई करने वाली पहली मुसलमान और पहली एशियाई खातून हैं। उनका नाम स्कॉटलैंड क्रिकेट के मैदान में एक नुमाया मकाम रखता है। इसके अलावा BBC अनसंग हीरो 2024 अवार्ड की हकदार भी वो ठहरी हैं, जिसका मकसद उनकी खिदमात को सराहना है। तो मेरा ख्याल है फिर उनसे बातचीत की जाए। बिल्कुल, आपको बताते हैं इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माँ बेटी और मून मुगीज़ शेख और नेमा मुगीज़ शेख। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वेलकम। नेमा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे बताइए कि आपने खेलना कब शुरू किया, और जैसे कि आप अभी 18-19 साल की हैं, छोटी सी हैं, और ये शौक था, किसको आइडलाइज करती थी? तो शुरू ऐसे किया कि बचपन में मैं अपने कज़न्स के साथ खेलती थी। अच्छा। और मुझे याद है कि माँ बाबा ऊपर ले जाते थे घर के टेरेस पे, तो सारे कज़न्स हम सब क्रिकेट खेलते थे। तो जब फिर स्कॉटलैंड गए तो उधर बैक गार्डन में बहुत खेली। तो मेरे अब्बू ने एक टेबल टूर्नामेंट खेला था, तो वो फाइनलिस्ट थे। तो 2 हॉल्स थे, तो एक हॉल के अंदर मामा और हम सब खेल रहे थे। और जब मैंने मामा को देखा खेलते, मामा इतना अच्छा खेल रही है, स्पेशली फ़ीमेल, तो उससे मुझे एक इंस्पिरेशन हुई कि फ़ीमेल्स भी इतना अच्छा खेल सकती हैं। और फिर मैंने ज्वाइन की क्रिकेट एंड आई वाज 11। और मेरी आई थिंक इंस्पिरेशन आइडल मेरी मम है। अरे वाह, क्या बात है। और नेमा, मैं तो ये बात जानने में इंटरेस्टेड हूँ। इससे पहले मैं आपकी मदर से बातचीत का आगाज़ करूँ, मुझे ये बताएं कि आपने टीम के अंदर, स्कॉटलैंड की टीम के अंदर किस तरह से जगह बनाई? आसानी से बन गई या कोई पापड़ बेलने पड़े, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, किस तरह से? काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। जो भी चीज़ कुछ भी करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए दिन रात मेहनत की, फिटनेस की, ट्रेनिंग्स की। और आई थिंक जब जितना आप हार्ड वर्क करते हैं उसके लिए उतना ही पे ऑफ करता है, तो काफ़ी हार्ड वर्क किया। बिल्कुल। अब मून की जानिब आते हैं। मुझे ये बताइए कि आपका ये शौक क्रिकेट की तरफ कैसे आया, और ये जो स्कॉटलैंड में कोचिंग कब से स्टार्ट की, और इस सफ़र के बारे में हमारे साथ शेयरिंग कीजिए। स्टोरी तो बहुत लंबी है, अच्छा। लेकिन आई ट्राई टू कट इट शॉर्ट। बचपन में मेरे भाई थे, वो खेला करते थे क्रिकेट, तो हम लोग टेनिस बॉल से खेलते थे। फिर जो मेरे बड़े भाई थे वो हार्ड बॉल के बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे, तो वो खेला करते थे। और जब उनका कोई फील्डर कम हो जाता था वो मुझे लेके जाते थे साथ। तो फिर मैं वहाँ पे जब वो हार्ड बॉल का सारा देखती थी, एटमॉस्फेयर, किड्स को देखती थी, पैड्स, बैट, ग्लव्स, तो उससे मुझे बहुत शौक डेवलप हुआ खेलने का। फिर उसके बाद जाहिर है फिर थोड़ी अपनी कमिटमेंट्स आ गई सारा कुछ। कराची में मैंने थोड़ा बहुत क्रिकेट खेली। फिर उसके बाद स्कॉटलैंड चले गए। स्कॉटलैंड में देखा कि ख़वातीन की क्रिकेट है, तो बेटी को शौक़ पैदा हुआ। तो बेटी के लिए फिर जो है फिर मैंने भी क्रिकेट शुरू कर दी थोड़ा, हम दोनों साथ क्रिकेट खेलते थे। तो इसी तरह फिर कोचिंग में अच्छा, भी यानी आपने बेटी के शौक को मद्देनजर रखते हुए कम बैक किया, आप भी फिर दोबारा जो है ना वो मैदान में उतर गए। जबरदस्त। तो मोहन, आपको किस तरह से ये ख्याल आया कि अपनी जो जनरेशन है, अब जो आगे नस्ल है, अपने जो बच्चे हैं, उनमें भी ये पैशन जो है, उनमें जो ये शौक है, वो परवान चढ़ाया जाए, और ना सिर्फ परवान चढ़ाया जाए बल्कि उन्हें सिखाया भी जाए, बड़ा अच्छा ट्रेंड भी किया जाए? हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, हमारा जो क्लब है, लोकल क्लब, उसमें मेरी बेटी एक ही बच्ची थी। अच्छा। तो और फिर लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना, लड़कों की जाहिर है माशाल्लाह बिल्ट और वो डिफरेंट होता है ऑल टुगेदर, और हार्ड बॉल एक बिल्कुल डिफरेंट गेम है। तो मैंने देखा, मैंने कहा कि मेरी बेटी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, तो फिर वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिली। फिर मैं बाहर मम्स के साथ मेरी डिस्कशन होती थी, वो भी कहती थी कि हम भी चाहते हैं हमारी बेटी खेले, लेकिन वो जाहिर है वो ज़रा थोड़ा डरती हैं, बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं साथ, तो थोड़ा घबराती हैं। वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली। फिर मैंने लोगों को कन्विंस करना शुरू किया, और बेटी के साथ फिर मैंने ख़ुद खेलना शुरू किया। और जैसे जैसे बच्चियाँ आती गई, उनकी मम्स के साथ डिस्कशन करती गई, उनको समझाया कि नहीं आप खेल सकते हो, अगर आपको शौक़ है तो जस्ट गिव इट अ गो। तो माशाल्लाह वहाँ हम कहाँ नेमा थी एक, और अब माशाल्लाह 20 लड़कियां हैं। आपने अपनी बेटी को खिलाया बल्कि बाकी लोगों को भी जो है मोटिवेट किया। नेमा, अगर मुझे बताइए, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, वुमेन क्रिकेट टीम में खेलने की, तो क्या आपके तासुरात होंगे? बहुत आई थिंक एक्साइटिंग चीज़ होगी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, और तासुरात यही एस्पिरेशंस है कि हम लोग जो भी आप टीम के लिए खेलें, कैसे आप उनको जितवा सकते हैं एवरी गेम,
और वो कैसे वर्ल्ड की बेस्ट टीम बन सकते हैं। अच्छा नीमा, लास्टली ये भी बता दें कि फीमेल्स जो हैं उन्हें अगर क्रिकेट में आने का शौक है, उन्हें क्या करना चाहिए, और पाकिस्तान की जो ख़वातीन की क्रिकेट टीम है उसमें आपका फेवरेट कौन है? फेवरेट तो सारे ही हैं, सारे फेवरेट कोई नहीं हो एक बता सकते। आई थिंक मुनीबा अली लेफ्ट हैंड बैटर, अच्छा। उनको बड़ा आइडियलाइज करती हूँ, मैं भी लेफ्ट हैंड बैटर हूँ डेफिनेटली हाँ। और आई थिंक जो मैसेज यही देना चाहूँगी कि आपको सपोर्ट है, आप बस अपना बिलीव रखें, कोई भी चीज़ हार्ड वर्क के अलावा नहीं होती, बस कीप वर्किंग हार्ड और कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा स्वीट मैसेज है। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। तो बहुत शुक्रिया आप नाज़रीन, दोनों। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी अहम खबरों के साथ, तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।